नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है, क्या यूपी में नई जनसंख्या नीति से तस्वीर बदलेगी? योगी सरकार ने आज नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। सीएम आवास पर हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है। जनसंख्या नीति का संबंध हर नागरिक से है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नीति में समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखा गया है और इससे पहले राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नीति पर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया, जिसे लोगों के सुझाव के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ड्राफ्ट में 2 बच्चों वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं देने की सिफारिशें की गई हैं, जबकि 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी योजनाओं समेत कई तरह के अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जनसंख्या की नीति को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु भी इसे सही नहीं मान रहे। जनसंख्या नीति के कुछ कानूनी पहलू भी हैं, मसलन परिवार कल्याण केंद्र का विषय है और ऐसे में क्या केंद्र और राज्य के बीच इस नीति को लेकर कोई टकराव हो सकता है? क्या राइट टू रिप्रोडक्शन एक संवैधानिक हक है? क्या जनसंख्या नीति के लागू होने पर कोई इस हक का इस्तेमाल कर सकता है? अभी तक संसद में 35 बार जनसंख्या नियंत्रण पर बिल पेश हुआ है, लेकिन मोहर नहीं लग पाई। जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष इसलिए भी सवाल उठा रहा है क्योंकि इसे लेकर बीजेपी की सरकारें ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रही और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकारें जब ज्यादा संजीदा नजर आ रही हैं तो ऐसे में विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। क्या ये बीजेपी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, जैसा कि विपक्ष का कहना है? क्या विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है? जनसंख्या नीति पर क्या है पक्ष और विपक्ष के तर्क, जानेंगे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही कानून के जानकारों से भी लेंगे राय, लेकिन इससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। तमाम आशाओं और आशंकाओं के बीच आखिरकार उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो गया। लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने नई नीति का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति का संबंध हर नागरिक से है। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना नीति का मकसद है। 2021 और 2030 जनसंख्या नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा। गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाई जाएगी। जनसंख्या में स्थिरता लाने की कोशिश होगी। नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम किया जाएगा। 11 से 19 साल के किशोरों के पोषण पर फोकस होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंध किया जाएगा। बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था होगी। जनसंख्या नीति पर कांग्रेस का कहना है कि इस विषय पर पार्टी उठकर मंथन होना चाहिए। वहीं आरजेडी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। You see, population is the biggest problem of the country, and we have to somehow or the other control the explosion in India's population. For that, it is important to give incentives. So long as the government gives incentives, then disincentives will also come in automatically. So I think somebody should bail the cat, and this problem needs long-term handling, and there should be discussion across party lines so that everybody is on board with regard to this national issue. देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं ना कि ये मेरे रिपब्लिक के, गणतंत्र की गिरावट की पराकाष्ठा है कि जहां जीवन बचाने का मामला है, लोगों को महफूज रखने का मामला होना चाहिए, वहां आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का हो या पॉपुलेशन का हो। और हां, जनसंख्या डेमोग्राफर का विषय है। मठ के ज्ञान से जनसंख्या का ज्ञान नहीं बनता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण देश और वक्त की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए।
भारत में लंबे अरसे से सरकारों के लिए जनसंख्या नियंत्रण बड़ा मुद्दा रहा और एक और जहां चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया, तो वहीं भारत में महज परिवार नियोजन के फायदे ही गिनाए गए। एक सच्चाई ये भी है कि 1950 में देश में प्रजनन दर 5.9 थी, अब गिरकर 2.2 हो गई है। 3.3 प्रजनन दर के साथ बिहार पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 2.9 प्रजनन दर के साथ दूसरे स्थान पर है। असम और उत्तर प्रदेश की सरकारों का मानना है कि बढ़ती आबादी को रोकने के लिए उन्हें 2 बच्चों की नीति की जरूरत है। योगी सरकार पॉपुलेशन बिल 2021 का मसौदा लेकर आई। मसौदे पर जनता की राय भी ली गई। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा, 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र का उल्लंघन करने पर निर्वाचन रद्द हो जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन रुक जाएगा। कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश भी की गई। एक बच्चे की नीति अपनाने वालों को कई फायदे मिलेंगे। जाहिर है योगी सरकार ने काफी सोच समझकर ये फैसला किया, लेकिन इसके कानूनी पहलू क्या है? विपक्ष क्यों नीति के खिलाफ है? इस पर बड़ी बहस और मंथन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, जब से नई जनसंख्या नीति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है, तभी से ही जो सियासत का बाजार है वो काफी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष को यहां पर एक और बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है और ऐसे में उस मुद्दे को भुनाने में भी विपक्ष पूरी तरीके से लगा हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि अगर यूपी के मुखिया की बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो अपने फैसले पर अटल हैं। हालांकि अभी इस बाबत एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और लोगों की राय मांगी जा रही है और उसके मुताबिक जो फैसला है वो किया जाएगा। लेकिन क्या टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और उसके अलावा अगर देखा जाए तो विपक्ष के जो सवाल हैं उस बाबत क्या पूरी तरीके से परिस्थितियां उतनी ही अनुकूल हैं इन फैसलों को लेकर या इस ड्राफ्ट को लेकर, इस नई नीति को लेकर? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि ऋषभ तिवारी जो हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं सपा नेता और साथ ही डॉक्टर प्रदीप शर्मा है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले ऋषभ जी, फैसला तो चलिए देखिए, कई लोगों का ये भी कहना है कि फैसला अच्छा है और फैसला ये होना भी चाहिए था, जरूरी भी था देश की आबादी को देखते हुए। लेकिन टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि देखिए 4 साल आप सत्ता में रहे, 2017 में बीजेपी की सरकार आई और अब जब विधानसभा चुनाव अगले साल हैं 2022 में, तब अचानक से इस नीति की याद आती है, जनसंख्या नीति की याद आती है। देखिए, मैं चाहूंगा कि टाइमिंग के लिए सवाल जो खड़ा कर रहे हैं वो विपक्ष अपनी राजनीति को देखकर खड़ा कर रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती है, हम विकास के लिए राजनीति करते हैं। हमने जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना था, अब पूरा प्रदेश चुनाव के मोड में जा रहा है, तो एक एक करके हर कार्य होते गए। ये 4थे साल के बाद ये कार्य भी हुए। हम इस रूप से देख रहे हैं कि हमने जरूरतों के हिसाब से कार्य को करते चले गए और अब जाके ये भी कार्य हुए। तो इस रूप से देखना चाहिए कि हमने विकास के एक एक स्टेप चढ़ते हुए अल्टीमेटली हमने देश को, प्रदेश को मजबूत करने का काम किया है। अब इसको इसमें टाइमिंग दिखती है, किसी को राजनीति दिखती है, तो ये उनकी मंशा, उनकी दृष्टिकोण हो सकती है। हमारी बीजेपी को विकास दिखता है इसमें, इस फैसले में बीजेपी को विकास नजर आता है। ऋषभ जी, करने वाली बीजेपी को इस फैसले में, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, आपने कहा कि जो विपक्ष है वो इसमें सिर्फ सियासत देख रहा है इस फैसले में। मैं ये जानना चाहती हूँ, सत्ता पक्ष को तो विकास नजर आ रहा है ना? जी बिल्कुल, बेशक नजर आ रहा है। मुझे लगता है अगर आप 2017 के बाद अब जब कार्यकाल खत्म होने वाला है, रुकिए ना, नहीं ऋषभ जी पहले सवाल सुनिए। 2017 के बाद अब जब कार्यकाल खत्म होने वाला है और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उस बाबत अब विकास नजर आया इस फैसले के तहत? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अगर अभी कार्यकाल खत्म हो रहे हैं तो क्या हम विकास के कार्य करना बंद कर दें? नहीं, आप ही ने कहा ना मुख्यमंत्री योगी जी हट गए हैं। क्या मुख्यमंत्री आपकी नजर में महत्वपूर्ण फैसला है या नहीं है? आपकी नजर में ये महत्वपूर्ण फैसला है या नहीं? आपकी नजर में महत्वपूर्ण नीति है या नहीं? मेरे नजर में हर वो फैसला महत्वपूर्ण फैसला है जो सरकार विकास के लिए लेकर आ रही है, जो पार्टी जनहित के लिए कार्य कर रही है। मेरे अनुसार से इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, अच्छी शुरुआत है, कम से कम कोशिश हो रही है, विपक्ष को क्या परेशानी है फिर इसमें? मैडम, भारतीय जनता पार्टी जो है
वो ये जो जनसंख्या नीति लेकर आई है, ये जनसंख्या नीति कम है, चुनाव प्रबंधन नीति ज्यादा है। कैसे? जब चुनाव आते हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, तो 3-4 बेसिक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अपने ऑटोमेटिकली इंटैक्ट हो जाते हैं। एक तो आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद, धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो ये कोई नई बात थी नहीं, हम बिल्कुल आश्वस्त है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा लाएंगे। इन सारे नीतियों को मिला करके मैंने एक सुझाव भी दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री हुआ करती थी, तो इनके पास एक हिडन प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री भी है, और जिसके कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। वो प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये इनको कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। खाली खाली चुनावी फायदे के लिए, लोगों को बांटने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इस तरह का कदम ये लगातार उठाते रहेंगे। अभी चुनाव तक देखिए और क्या क्या प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, इसमें नफरत कैसे फैलेगी? नफरत कैसे फैलेगी, मुझे वो समझाइए ना। नफरत कैसे फैलेगी इस फैसले के बाद, इस नीति के बाद? फैलेगी नफरत। आपने देखा कि जो आपका जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, उसमें नफरत फैली कि नहीं फैली? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, नफरत फैली कि नहीं फैली? ये तो अगर किसी महिला की साड़ी खींचेंगे, वो कह देंगे विकास हो रहा है, क्योंकि हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। तो ये किसी भी चीज में, कहीं कहीं दंगा होगा तो बोलेंगे विकास हो रहा है, महिला की साड़ी खींची जाएगी तो कहेंगे विकास हो रहा है, गोली मार दी जाएगी किसी जनप्रतिनिधि को तो विकास हो रहा है, बम दग जाएंगे तो विकास हो रहा है। तो इनका विकास का पैमाना इतना विकास है कि अब उसको कोई कह ही नहीं सकता। और इनके पास इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, किसी की बात इनको सुननी नहीं है। इनके यहाँ तो पूरी तानाशाही चल रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी अभी कह रहे थे ना, अभी सरकार का हर एक फैसला अच्छा होगा। अरे ऐसे कैसे अच्छा होगा? ऋषभ जी, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, ठीक है, वो मैं बात आपकी मानती हूँ कि ठीक है, जो महिला के साथ हुआ वो भी गलत था और उस बाबत एक्शन भी होना चाहिए। ये सारे मसले बिल्कुल समझ में आते हैं, लेकिन उसका इस नीति से क्या लेना देना है? उसका इस नीति से क्या लेना था? क्या चुनाव में हिंसा होना, या क्या चुनाव में सत्ता पक्ष या विपक्ष के जरिए क्या इस तरह की घटनाएं देखने को या सुनने को नहीं मिलती हैं? क्या पश्चिम बंगाल में नहीं देखने को मिली, या इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए या कोई भी चुनाव हुआ उसमें क्या इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली? महिला की साड़ी खींची गई, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। उसको तो लेकर निंदा की जा रही है ना, उसको लेकर निंदा की जा रही है, और वो सच में निंदनीय है। वो सच में निंदनीय है। विकास है ना, इनके लिए निंदा तो विकास है। लेकिन देखिए, आप उस चीज को, ब्लॉक चुनाव को आप सीधे यहाँ पर जनसंख्या नीति से जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि जनसंख्या नीति से नफरत फैलेगी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जनसंख्या नीति अगर यहाँ पर बीजेपी लेकर आती है, हालांकि अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो इससे नफरत कैसे फैलेगी? मैं आपको पहले बता दूं कि जनसंख्या नीति और शिक्षा नीति, हाँ, दो चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीट रही है। पहली बात तो ये कोई एक्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है, हाँ, ठीक है, हाँ, इसको नीति कहते हैं। नीति का मतलब कोई कंपल्सन नहीं होता कहीं लागू हो कि नहीं हो। तो पहले तो नीति और एक्ट में फर्क महसूस करे जो भारतीय जनता पार्टी है कि ये क्या है। जो आपकी शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति कोई संवैधानिक है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य या कोई भी मंत्रालय उसको माने। उसकी इच्छा है माने या ना माने। और शिक्षा नीति क्या बदलाव हो गया? प्राइवेटाइजेशन कम हो गया, टीचरों का शोषण कम हो गया, प्राइवेट कॉलेज के टीचरों को सैलरी मिलने लगी, प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ने लगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें हम मुफ्त शिक्षा देंगे 18 साल तक। अब आप मुझे बताओ कि शिक्षा नीति जो पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें इस बात का बाकायदा जिक्र है कि 18 वर्ष के से छोटे बच्चों को जरूरी शिक्षा मिलना है। तो इसमें नई बात इन्होंने क्या जोड़? तो यहाँ तो हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, पूरे दिन का प्रोपेगेंडा तैयार होता है कि कौन से चैनल को क्या देना है, क्या बोलना है। अभी आपने देखा इस चुनाव में इस चैनल के रिपोर्टर को दौड़ा करके आ रही। ऋषभ जी आऊंगे आपके पास, आपको भी पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। रुकिए ना, थोड़ा सा सब्र कीजिए, जल्दी से करने का काम इनके प्रवक्ता, उस भ्रम को दूर करने का मौका आपको भी मिलेगा। थोड़ी देर बस रुकिए जी, जल्दी से धर्मेंद्र जी बात पूरी कीजिए, मुझे प्रदीप जी के पास भी जाना है। जिस चैनल के रिपोर्टर को दौड़ा करके पीटा, उस चैनल ने भी कहने की हिम्मत नहीं करी कि ये गुंडा राज चल रहा है और उत्तर प्रदेश जल रहा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैडम देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि अगर किसी भी लोकतंत्र में आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी मीडिया अगर इस तरह से बाइज्ड हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी के मामले में एक चीज बताऊं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं, ये बड़े बड़े नौकरशाह
अपने पैरों में घुंघरू पहन के योगी दरबार में मुद्रा करते हैं। ठीक है, आज आगे ऐसा आपकी बात। करने ठीक से है प्रदीप जी, देश ठीक है, में अब जरा ये- रुकिए, ये- अब जरा ये- अपनी आंखों से देखा। आऊंगी, आपके पास आऊंगी ऋषभ जी, पूरा टाइम मिलेगा आपको, पूरा टाइम मिलेगा आपको ऋषभ जी, मैं वादा करती हूँ पूरा टाइम मिलेगा आपको अपनी बात कहने का। बस जरा रुकिए। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, देखिए जनसंख्या नीति जो सरकार की तरफ से लाई गई है, एक मिनट ऋषभ जी, प्रदीप जी से भी जरा एक राय लेने। ये जो जनसंख्या नीति लाई गई है बाकायदा, जिस बाबत कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसमें लोगों की राय भी ली जा रही है, तो इसके कई कानूनी पहलू भी तो होंगे ना। अब ये कहा जा रहा है कि परिवार कल्याण केंद्र का विषय है, ऐसे में क्या केंद्र और राज्य के बीच में इस नीति को लेकर टकराव नहीं होगा क्या? ऐसी स्थिति नहीं बन सकती क्या? प्रियंका जी, हाँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी देश का उत्थान उसके नागरिकों के द्वारा ही होता है। आप भारत को छोड़िए, इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे, आप हमारे नेबर कंट्री है, चाइना है, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, यूएस का एग्जाम्पल ले लीजिए। चाइना में भी जब एक्सप्लोजन हुआ पॉपुलेशन का, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लेके आनी पड़ी और उस पॉलिसी के कारण से उन्होंने बर्थ पर कंट्रोल किया। वो बर्थ पर कंट्रोल किसी विशेष जाति धर्म के हिसाब से नहीं हुआ, वो उस पर्टिकुलर स्थिति को देखकर, देश की क्या जरूरत थी उस टाइम पर देखकर, इस बात को देखते हुए हुआ। प्रियंका जी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बाध्य है कि अपने सभी नागरिकों को अच्छे से भोजन प्रदान कराए, मेडिकल सुविधाएं प्रदान कराएं, एजुकेशन प्रदान कराएं, उनको सिक्योरिटी दे सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप एक बात देखिए कि कोई भी देश पे जब जनसंख्या बढ़ेगी, एक एरिया तो किसी देश का निश्चित है, इतने वर्ग किलोमीटर का एरिया किसी भी देश का, हमारे देश का या किसी भी देश का है, तो उसमें जो साधन होंगे, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होंगे। अब जब साधन लिमिटेड होंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? वो जनता के ऊपर ही आएगा। बिल्कुल। आप ये बात देखिए, अभी कोई ज्यादा टाइम इसमें बीता नहीं है। दिल्ली की स्थिति थी कुछ दिन पहले, जब अप्रैल के मंथ में, शायद जब कोरोना जब पीक पे था, सारे देश में ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मच गया था जी। आप जानते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मेरा कोई ऐसा एफिलिएशन नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो कोई भी हो, हमारे दोनों जो साथी हैं उनको भी माननी पड़ेगी ये बात कि सारे देश में हाहाकार मच गया ऑक्सीजन को लेकर। मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है, और इस आपके माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूंगा कि अगर उस टाइम पे जितनी हमारे पास कैपेबिलिटीज थी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन या मेडिकल फैसिलिटीज, अगर क्या ये जनसंख्या किसी एक विद इन ए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होती, तो क्या ये स्थिति होती? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो और दिन बाद, कभी ना कभी ये स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके देश में जो आपके साधन हैं वो लिमिटेड हैं जी। तो उनको, अगर आप उनके बियॉन्ड जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लास्ट होगा। और आप एक बात देखिए, अगर मतलब मेरा अपना पर्सनल विचार है कि ये जो ड्राफ्ट आ रहा है, बिल ड्राफ्ट बना है, अभी तो ड्राफ्ट बना है, इसका अगर आप हेडिंग भी देख लेंगे ना, मैं किसी यूपी गवर्नमेंट की या राजस्थान की, दिल्ली की, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये देखिए, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर। ये इसका बिल है जो 2021 में प्रपोज है, ड्राफ्ट बना अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कराकर और एंड ऑफ द डे जो नेट रिजल्ट इसका, अगर किसी सोसाइटी का वेलफेयर आता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड, अगर वेलफेयर ही मेन एजेंडा है तो इसमें दिक्कत क्या है? और ये जो जनसंख्या का आपने बिल्कुल ठीक कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि जब ये इलेक्शंस आते हैं, चुनाव आते हैं, तब ये सब कुछ पक्ष विपक्ष क्यों होता है इसके? बिल्कुल। आप बताइए कि कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, जब मुझे याद आता है, हम शायद उस टाइम पे हमारी एज इतनी नहीं होगी, एडल्ट होंगे हम लोग, उस टाइम पे हम दो हमारे दो का नारा आया था। हाँ। तो उस टाइम पे भी तो वहाँ उस टाइम की गवर्नमेंट ने भी तो इस बात को देखा होगा ना कि उस स्थिति उस टाइम पे क्या थी, क्या रिसोर्सेज थे, क्या हमारे पास साधन थे,
तो उन साधनों को देखते देखते सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को बिल्कुल। भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बच्चा रोड के ऊपर आए। जैसे जैसे पॉपुलेशन ब्लास्ट होगा, आप ये देखिए, अब जैसे जैसे कोरोना के टाइम में लोगों की आय के साधन कम हुए हैं, इतना जो क्राइम ग्राफ है वो इंक्रीज कर गया है। बिल्कुल। हर दूसरे दिन अच्छे घरों के लड़के या बच्चे मैंने ठीक देखा है, यानी कि अगर crime के देखा अंदर जाए तो enter कहीं ना कर रहे हैं। कहीं जो ये पेंडेमिक रहा, इसमें ये भी सीखने को मिला है कि अगर संसाधन सीमित हैं तो आपको जनसंख्या को भी सीमित करना पड़ेगा। और इससे पहले कि हम चर्चा का रुख करें, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। ये सबके लिए है, ये किसी समुदाय के लिए नहीं रखा गया है। ये समानता जो हमको पूरे देश में कम करना है, हमारा जो लक्ष्य है, धीरे धीरे करके हमको 2052 तक हम इसको उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करना चाहते हैं। और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम इन योजनाओं के माध्यम से ही एजुकेट करके अवेयरनेस लाके उनको वहां तक ले जा सकते हैं। वहीं यूपी की नीति यानी कि जनसंख्या नीति पर लोगों की क्या राय है, जरा उस पर भी गौर कीजिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण जो है नियम लेके आया है, ये बहुत ही जो है उच्च कोटि का नियम है और इसका मैं समर्थन करता हूं। और ये देश के जो है हर एक प्रकार के जो है विकास और हर एक तरह की उन्नति के लिए जो है बहुत ही जो है ये सहज निर्णय लिया गया है और इस पे सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की जो है जनसंख्या इतनी काफ़ी रफ्तार से जो बढ़ रही है, वो जो है हमारे विकास में कहीं ना कहीं जो है बाधा का कारण बन रहा है। आज जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, चाहे विकास के क्षेत्र में देखें, जन सुविधाओं के लिए देखें, तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो ये कदम है बहुत सराहनीय है। जनसंख्या कम होगी, लोगों का विकास होगा, रोजगार मिलेगा, घर मिलेगा और सब अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे, लिखा सकेंगे। और आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है और बढ़ती जनसंख्या पर क्या कुछ कहना है लोगों का, जरा उस पर भी गौर कीजिए, फिर चर्चा का रुख करते हैं। आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा इंडिया में बढ़ चुकी है। इसके लिए न केवल सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए, हम लोगों को हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हम सारे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अपने आप ही कदम उठाएं। नहीं तो इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि ये पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा और कोई भी तरक्की का कोई भी साधन नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तो इसमें ये होना सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को भी इसकी तरफ सरकार के साथ दे के इसको कंट्रोल में करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट है जो भी है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है, अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो भी करेगी गवर्नमेंट ही करेगी, जो सिस्टम हमारा ऐसा कुछ होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल हो। जनता तो है ही सबसे बड़ा, जो कोई रूल्स आएंगे, कोई रेगुलेशंस आएंगे तो वो जनता ही फॉलो करेगी ना। सबसे बड़ा काम तो हमारा ये जनता के पहले काम है। जी, लोगों की भी राय आपने सुनी है। लोगों का कहना यह है कि देखिए, इससे पहले कि जनसंख्या विस्फोट हो, उससे पहले ही जनसंख्या को नियंत्रित कर लेना बहुत जरूरी है। और कई सारे संसाधन है जो कि सीमित है और ऐसे में अगर जनसंख्या भी सीमित होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा ही मिलेगा। और आपने खुद सुना है कि आम लोगों की राय क्या है इस बाबत, लेकिन सियासतदानों की राय थोड़ी सी अलग है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ तिवारी जी हैं, बीजेपी के नेता, साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, सपा के नेता, और डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी हैं जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ हैं। ऋषभ जी, देखिए, आम जनता की राय आपने सुनी है। आम जनता कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनसंख्या को लेकर उसकी राय यही है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए ताकि हर किसी को, हर तबके को फायदा मिल सके। लेकिन चूंकि सियासी रुख थोड़ा सा अलग है तो उसी बाबत सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब ये देखिए कि 2022 का विधानसभा चुनाव है। हालांकि अब आप कहेंगे कि देखिए, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो ये भी मायने रखता है, क्योंकि कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो कि इस नीति के खिलाफ भी हैं। और खुद यहाँ पर देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह जी, उन्होंने अभी बाकायदा कहा कि देखिए, किसी खास समुदाय के लिए नहीं बनाया गया है, ये सभी के लिए है। लेकिन इस बाबत उनसे सवाल जरूर पूछा गया है। तो ये देखिए, सवाल तो उठ रहा है ना कि क्या किसी खास समुदाय को देखते हुए ये नीति लाई गई है। देखिए, मैं कुछ भी आपके सवाल के आंसर देने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूंगा देश की जनता के सामने। हाँ। तो मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है कि देश में एक विपक्ष है और इस विपक्ष की समझ पे मुझे दुर्भाग्यपूर्ण होता है, दुर्भाग्य लगता है उनके समझ पे मुझे। जिस तरह के उनके पार्टी के मुखिया मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं, वैसे उनके प्रवक्ता बिना स्टडी के चैनल पे आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 1/6 पूरे देश की जनसंख्या के बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है, जो 16.7% है। और ये 2011 के जनसंख्या नियंत्रण सर्वेक्षण में पाया गया था। उस समय केंद्र में यूपीए की
सरकार थी, उस समय भी रिपोर्ट बना के दिया गया था कि जिस गति से देश की जनसंख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं विकास के लिए बाधा बन सकता है। और उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उन्होंने भी इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं विचार के लिए रखा था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्र से कि कम से कम थोड़ा स्टडी करके आइए और डिकेड अगर कांग्रेस के मित्र नहीं है, सपा के मित्र हैं इस वक्त आपके साथ। मैं आ रहा हूँ आपके टॉपिक पे जा रहा हूँ, उन्हें आपने पूरा समय दिया, मुझे भी कृपया करके समय दे अपनी बातों को रखने का। अच्छा तब लगता जब इस डिबेट में हम ये कहते कि इस पॉलिसी में आप हमारी भी कुछ बातें ऐड करो। विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं पॉजिटिव वे में देख सकते हैं? हमने भी विपक्ष में रहने का काम किया है, हमने आए दिन समय में सरकार का सहयोग किया है, लेकिन दुर्भाग्य की हर एक विकास की पॉलिसी को राजनीतिक निगेटिव सोच से अगर आप जोड़ेंगे तो ये कहने के विकास रोकने की गतिविधि होती है। विपक्ष को सरकार की आलोचना करनी चाहिए अगर कुछ गलत हो तो, किंतु हर विषय में नकारात्मक सोच लाकर रहना, ये उनकी आलोचना करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूँ ये विकास से क्यों हम इसे कोरिलेट कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं एक धर्म से कोरिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हम 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी या इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसमें कहीं ऐसा लिखा है क्या कि एक धर्म के लोग लड़ सकते हैं और एक धर्म के लोग नहीं लड़ सकते हैं, एक जाति के लोग लड़ सकते हैं, एक जाति के लोग नहीं लड़ सकते हैं? ऐसा कतई नहीं लिखा। अगर कानून और नियम बनता है तो वो सबके लिए बनता है। देखने का विषय है कि आप किस दृष्टि से देख रही हैं। अगर किसी को इसमें कम्युनलिज्म दिख रहा है, किसी में इसको सांप्रदायिकता दिख रही है, तो उनकी ये घटिया सोच है। ये योगी जी की सरकार अंत्योदय की सोच वाली सरकार है। अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचे, इसके लिए ये पॉलिसी लाए जाते हैं। आपको इस पॉलिसी की कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने होंगे। अगर ये पॉलिसी आती है तो जिस तरीके से हमने देखा है बीते दिनों में गाँव में जो अभी भी कुछ लोग नहीं एजुकेट है, लड़कों की चाह पे वो अपने घर में संतान को लाते रहते हैं कि कब लड़के हो जाए, कब लड़के हो जाए। इस तरह की भी गतिविधि को देखने को मिलता है जिस पे रोक लगेगी, बाल विवाह पे रोक लगेगा। और आए दिन ऐसा देखने को मिला है कि लिंग से देकर हत्या की जो एक घटना निकल कर आती है उस पर भी कंट्रोल मिलेगा। तो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स को देखने की जरूरत है। और ये कहते हैं कि आपने क्या किया है, सर मैं आपको बता दूं, ज्यादा तो नहीं, 2-3 पॉइंट ही आपसे जवाब देने के लिए काफी है। 1820 न्यू बॉर्न सेंटर खोले गए, 184 न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन सेंटर खोले गए, ये इसी सरकार ने खोला है। और ये कोई आज 70 साल की बनाई गई एक सिस्टम के द्वारा नहीं, ये बीते 5-6 सालों में काम किए गए हैं। अफसोस की बात यह है कि जो सही कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा उस पर आप साथ नहीं दे रहे। और आप बात करते हैं महिलाओं के साथ उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, गुंडाराज। सर अच्छा लगता अगर आप ये भी बोलते कि बंगाल में क्या हुआ, अच्छा लगता अगर आप ये भी बोलते जाके आपसे राहुल गांधी केरल से चुनाव जीत कर आए, वहाँ आए दिन संघ वालों की हत्या हो रही है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उस पर एक सवाल ना तो इस तरह का सेकुलरिज्म वाला कोई मीडिया खड़ा सवाल करता है, ना आप जैसे नेता सवाल खड़ा करते हैं। और सवाल कहाँ खड़ा किया जाता है? या केवल और केवल भाजपा सरकार को गलत नीतियों से घेरने का प्रयास करने के लिए आप लोग इस तरह के बेबुनियाद सवाल खड़ा करते हैं। आज मुझे आप बता दें इस जनसंख्या नीति से नुकसान किसका है? एक लाइन में मुझे जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं कि आप विकास के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी बता दीजिए कि कहां पर कमी लग रही है आपको इस नीति में? नहीं, पहले तो इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अति आत्मविश्वास में रहते हैं कि हमेशा ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। पढ़ के आइए, इनको ये नहीं पता है कि अभी डिबेट में बैठा कौन है और ये बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी है। ये नहीं बताएंगे इनके शिक्षा मंत्री कितने ज्ञानी है, कितनी पढ़ी लिखी थी पहले। ये नहीं बताएंगे कि जो मोदी जी है उनकी डिग्री कहाँ से आई है, जो मोदी जी है उनकी डिग्री कहाँ से आई है। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आपके डिग्री नहीं छिपाते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ साहब, का रियल नेम नहीं छिपाते हैं। आपके डीएनए में राहुल गांधी चले गए, आपके डीएनए में राहुल गांधी घुस गए। भारतीय जनता पार्टी खुले किताब की तरह है। आपके डीएनए में राहुल गांधी घुस गए, सोते उठते जागते नाचते हंसते गाते राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। सकते हैं कि आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? आपके पीछे गांधी कैसे जुड़ा होना चाहिए, तब आपका विकास होगा। आराम से बोल लीजिए, इतना डीपी कमाई कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैं धर्मेंद्र यादव बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूँ। इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी।
अब राहुल गांधी को लेकर सवाल कीजिएगा तो कहां से जवाब देंगे। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, जल्दी से इनके ज्ञान है। देखिए अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ, ठीक है मुद्दे पे आ जाते हैं ना, ठीक है हो जाती है कभी कभार मुद्दे पे आ जाते हैं। अभी तो ड्राफ्ट तैयार हुआ है ना, लोगों की राय ली जा रही है, और लोगों की राय अगर इस नीति के पक्ष में आती है और इसे फिर लागू किया जाता है तो क्या समस्या है। आपने लोगों की भी बात सुनी है, बाकायदा हमने 22 चलाई है उनकी। आम लोगों का कहना है देखिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित होना चाहिए, जनता की राय को थोड़ी ना ठुकराएंगे आप। मैडम मैं ये कहता हूँ कि देश का और प्रदेश का विकास हुई कौन नहीं चाहता, कौन सी पार्टी नहीं चाहती, कौन सा नागरिक नहीं चाहता। हाँ। लेकिन जो नीति बना रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, विकास को आप डिफाइन कैसे करोगे, उन सब बातों को हम पूछेंगे नहीं पूछेंगे। हाँ। आप मुझे बताइए कि ये जो विकास की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 4.5 सरकार बनी, हो गया 4.5 साल। 4.5 साल में एक शहर का नाम बताएं जहाँ इन्होंने मेट्रो चलवाया है, एक कॉलेज का नाम बताएं इंजीनियरिंग कॉलेज का जो इन्होंने बनवाया है, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बता दें जो इन्होंने बनवाया है, और मुझे बताइए मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं जो इन्होंने बनवाया है। अब ये विकास की बात करते हैं, करते क्या है। अंतिम में जब 4.5 साल के बाद जब चुनावी मोड आता है कि ये तो कुछ होते नहीं है, कुछ में कुछ बता नहीं सकते हैं, लोगों के बीच में जा नहीं सकते हैं। वोमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, हमने समाजवादी पार्टी ने डायल 100 ट्रायल किया जिसको पूरे विश्व में सराहना हुई, इन्होंने क्या किया वोमेन एम्पावरमेंट के लिए। हाँ, इनका विकास जो है किसी भी चुनाव को लोकतंत्र की हत्या करके और बहन के कपड़े फाड़ के जीत लिया जाए, उस पर प्रधानमंत्री जीत पे बधाई देते हैं, लेकिन उस बहन की इज्जत पे वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रधानमंत्री की नीति है। ठीक है अब आप मुझे बताइए कि ऐसे व्यक्ति से क्या सवाल करें, क्या पूछें, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ठीक है धर्मेंद्र यादव, हर हाल में जीत चाहिए, चाहे किसी लाशों से कफन उठा लो वो भी इनका विकास है, किसी को ऑक्सीजन ना दो वो भी इनका विकास है, दवाई ना दो वो भी इनका विकास है, और आप इंजेक्शन ना दे पाओ वो भी इनका विकास है, किसी की जान मार दो वो भी इनका विकास है, लोकतंत्र का अपहरण कर लो वो भी इनका विकास है, महिला का चीरहरण कर लो वो भी इनका विकास है। अब इनके विकास को तो कौन समझ पाएगा। धर्मेंद्र यादव जी, आपसे एक सवाल था मेरा, उसके बाद मैं प्रदीप जी का रुख करूं। मेरा सवाल ये था कि अगर मान लीजिए ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है उसमें जनता की राय मांगी जा रही है, अगर जनता पूरी तरीके से इस नीति के समर्थन में आ जाती है और इसको सरकार लागू कर देती है, तो आप जनता की जो समझदारी है उस पर तो सवाल नहीं उठाएंगे ना, तब तो आप सरकार की तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे। मैडम पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो सरकार होती है पक्ष और विपक्ष मिलाकर होती है। आप मुझे बता दीजिए कि इस नीति पर विपक्ष की क्या राय ली गई है। विपक्ष में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जनता ने ही चुना है, उनकी जो राय होगी वो जनता की राय होगी। तो ये लोकतांत्रिक तरीका होता अगर ये विपक्ष से राय मशवरा करके उसमें जो कमियां होती दूर करते, जो अच्छाई होती उस पर एक्सेप्ट कर लेते। तो अगर इन्होंने ये विपक्ष को क्या कमी नजर आ रही है, विपक्ष को इस नीति में कमी क्या नजर आ रही है। नीति अभी हमने पढ़ी नहीं, नीति में कमी ये है कि टाइमिंग इसकी गलत है। अगर इनको लगता था कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है देश की, प्रदेश की, तो इसको समझने में 4.5 साल इनको लग गया, चुनाव का इंतजार करना पड़ गया। तो इसमें तो इनकी मंशा गलत है। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है, ये सवाल आपका वाजिब है, उस बाबत उनसे सवाल भी करेंगे ऋषभ जी से। प्रदीप जी से एक सवाल है मेरा। प्रदीप जी, क्या जो ये नीति अभी लागू करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जनता की राय ली जा रही है, राइट टू रिप्रोडक्शन एक संवैधानिक हक है, क्या जनसंख्या नीति के लागू होने पर कोई इस हक का इस्तेमाल कर सकता है क्या, ऐसा कोई कानूनी दावपेच भी है। प्रियंका जी, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहूंगा कि लॉ में प्रोविजन है अमेंडमेंट जी, सिचुएशन को देखते हुए उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या डिमांड ऑफ द टाइम है, उस चीज को देखते हुए अमेंडमेंट कभी भी हो सकता है। मैं अभी आपकी एक बात को सुन रहा था और उसका मैं समर्थन करना चाहूंगा। आपने बहुत ठीक बोला कि अगर जनता की राय इस बारे में ले ली जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मैं लीगली देखूं एक बात को, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा है और इसमें यूपी गवर्नमेंट ने अभी ये प्रपोज्ड है, ड्राफ्ट ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है 19 जुलाई 2021 तक यूपी गवर्नमेंट ने इसमें आम जनता की सजेशंस मांगी हैं। अगर किसी को भी इसके बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है तो मैं, अगर आप परमिट करेंगे, एक छोटी सी है, स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर आप सजेशंस को भेज सकते हैं। अब अगर सजेशंस मांग ली और उसके बाद सभी लोग सजेशन, ऐसा तो है नहीं, जब कोई सजेशन जाती है तो उसके ऊपर किसी जात का, धर्म का, किसी पर्टिकुलर पार्टी का ये तो होता नहीं कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टी की सजेशन है ये। एक बात। दूसरी बात इसमें ये है, आप इस बात से अच्छी तरह से अवगत होंगे कि, और जितना मैंने भी देखा है
कि जो ज्यादा जिनके पास बच्चे होते हैं परिवार में, उस दंपति, वो मुख्यतः वो दंपति होती है जो पॉवर्टी लेन के आसपास होती है। पढ़े लिखे लोग, वो चाहे किसी भी समुदाय के होंगे, वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा बच्चे होने से अल्टीमेटली वो सब सुविधाएं नहीं दे पाएंगे जो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस ड्राफ्ट में ही यूपी पॉपुलेशन, फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा, आप प्लीज इन बातों को गौर कीजिए। यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल, की पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, स्टेबलाइज करे, स्टेबलाइजेशन फॉर व्हाट? फॉर वेलफेयर। अगर पूरे इसको, अगर इसका टाइटल भी देख लेंगे तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल है ये। अल्टीमेटली किसका? जो दंपति गरीबी रेखा से नीचे है या गरीबी रेखा तक है, उनका भी, और उन लोगों का भी जो पढ़े लिखे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर है। गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं या टैक्स पेयर्स हो सकते हैं। अब आप देखिए कैसे कैसे होगा। गरीबों को मुख्यतः क्या होता है कि वो रेडी चलाने वाला हुआ, रिक्शा चलाने वाला हुआ, या हाथकारी मजदूर हुआ, या कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर अच्छी आय ना हो पाए। तो सरकार ने इस बात को, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बात को, इसलिए नहीं कि ये बीजेपी ने किया है या किसने भी, कोई भी करता मैं अप्रिशिएट करता। उन्होंने इसमें प्रोविजन क्या क्या दिया है, 2-3 प्रोविजन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छे हैं, लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसका इम्पैक्ट, अगर बर्थ कंट्रोल हो गया, तो मैं कहता हूँ वो हमारा देश के ऊपर सभी लोगों का इम्पैक्ट आएगा, आप पे भी आएगा, मुझ पर भी आएगा। उसमें ये कहा है कि कोई भी कपल, कोई भी दंपत्ति जो पॉवर्टी लाइन तक है, जो गरीबी रेखा तक है, और 1 चाइल्ड की पॉलिसी वो अगर अडॉप्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में उस पेयर को, जो दाम्पत्य है, एक बच्चा होने पर अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको 1 लाख रुपए सरकार पे करेगी जी, और अगर बॉय है, वो मेल चाइल्ड है, तो उसको सरकार 80,000 तक पे करेगी। ठीक है। अब इसका एक और बात है कि अगर लोगों में इस बात की शिक्षा पहुंचे कि ज्यादा पॉपुलेशन होने के क्या क्या गलत नतीजे हैं, खाली आज की जनसंख्या को नहीं, हमें शिक्षित करना पड़ेगा आने वाली जनसंख्या को भी। उसके लिए किसको हमें शिक्षित करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको। तो इसी को शायद ध्यान में रखते हुए इस बिल का एक और इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, वो उसमें ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करेगी कंपल्सरी सब्जेक्ट अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल। बिल्कुल, एक हेल्थ क्लब बनाने की भी बात कही जा रही है जी, सेकेंडरी लेवल पे। तो जब बच्चों को एक बात का पता लग जाएगा और उनको ये पता लग जाएगा कि लिए है और क्या हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब वो बड़े होंगे, जब मैरिजेबल एज के होंगे या उनकी मैरिज होगी, तो कम से कम उनके दिमाग में एक बात रहेगी कि ये बात हमारी हित की है या अहित की है। तो हमें आज एक नागरिक की तरह बिल को देखना है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरह। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर प्रदीप जी, यहाँ पे एक सवाल और भी खड़ा होता है। देखिए, संसद एक ये जो फैसला है, सही मायने में हर ओर से देखा जाए तो सही है, लोगों के लिए भी जनहित में ही है, लेकिन संसद में भी कम से कम 35 बार जनसंख्या नियंत्रण पर बिल पेश हुआ है, मुहर अभी तक नहीं लग पाई है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? वहां पर भी प्रियंका जी, मैं वही कहूंगा, राजनीति। हाँ। अगर हर आदमी, मैंने शायद पहले भी किसी शो में बोला है ये बात कि अगर देश है तो हम हैं और देश नहीं तो हम भी नहीं। आज आप एक बात बताइए कि अगर देश में अनाज की कमी होती है, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होती है, या किसी ऐसी चीज की कमी होती है जो आदमी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी स्थिति में आपको पार्टी बचाएगी या रिसोर्सेज बचाएगी? ऑक्सीजन, थोड़े दिन पहले की बात है, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सारे देश में त्राही त्राही मच गई थी। तो अगर यही जनसंख्या, आप ये देखिए, अगर आप यूएस का या कनाडा का, मैंने फॉर्चुनेटली सब जगह ट्रेवल किया है, मैंने देखा है वहां पर कि हमसे ज्यादा वहां का एरिया होने के बावजूद भी वहां की जनसंख्या कंट्रोल है। और यही एक रीजन मेरे हिसाब से ये है कि वहां पर जो लाइव्स हैं, लोगों का रहन सहन है, वो उनको अच्छी फैसिलिटी दे पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अगर देश के हित की कोई बात है और देश का हित
अगर होगा तो उसमें हित हमारा भी होगा। देश कोई एंटिटी वैसे नहीं है, देश भी आपसे और मुझसे बन के ही बना है। तो मेरे हिसाब से अगर ये बिल पास होता है, मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंटेलेक्चुअल, मैं सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट के काबिल ही ये नीति है। ऋषभ तिवारी जी, कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, विपक्ष का कहना यह है कि कोरोना काल में चूंकि सरकार फेल रही है और यही कारण है जिसके चलते अभी जनसंख्या नीति लाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। और इसी विपक्ष के इसी सवाल के साथ मैं अपना भी एक सवाल जोड़ूंगी ऋषभ जी, कि देखिए, प्रजनन दर की अगर बात की जाए, फर्टिलिटी रेट की बात की जाए, तो बिहार इस वक्त सबसे ऊपर है और उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है। तो जरूरत तो वहां पर भी है जनसंख्या नीति को लेकर, और वहां पर भी बीजेपी देखा जाए तो सत्ता में इस वक्त शामिल है। तो ये एक्सपेरिमेंट वहां क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, आपको भी पता होगा कि दोनों जगह अलग अलग मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार की पॉलिसीज वहाँ के अपने समीकरण के हिसाब से चलती है। आपको ये ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और जिस हिसाब से रेशियो बढ़ रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में विकास में धीमा गति आएगा तो कहीं ना कहीं देश की गति में भी रुकावट आएगी। तो मेरा मानना है कि आप इसको दो पहलू से देख सकते हैं। बिहार की राजनीति में बिहार की सरकार ने बहुत ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और हो सके अगर जरूरत होगी तो वहां भी करेंगे, जरूरत होगी तो देश में भी करेंगे। हमें एक दूसरे से कंपैरिजन अच्छे चीजों के लिए करना चाहिए और मुझे अच्छा लगेगा कि हमारा विपक्ष भी जब पॉजिटिव वे में इन चीजों को देखे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये तो सरकार की खूबसूरती है कि अगर कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसमें जनता का ही सजेशन मांग रहे हैं, जनता के द्वारा उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा लोकतंत्र का खूबसूरती क्या हो सकता है। और इसमें तो फिर विपक्ष से क्यों नहीं बात एक मिनट, विपक्ष से क्यों नहीं बात की जा रही है? विपक्ष भी तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है ना, वो भी तो आप ही के लोग हैं, या उन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस जब देखी होंगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा ये कहा गया था कि जब हमारे पास सुझाव आएंगे तो हम सब एक साथ मिलकर इस पे डिस्कशन करेंगे। एक पॉइंट और एक आप इसे बोल सकते हैं शिलान्यास के तौर पर बोल सकते हैं। जब ये चीजें लाई गई तो उस समय ही हंगामा शुरू हो गया। जाति को देखकर कर रहे हैं, कास्ट को देखकर कर रहे हैं, धर्म को देखकर कर रहे हैं। अरे भैया, अभी तक आपने कुछ भी प्रोडक्टिव किया नहीं था, अब कुछ प्रोडक्टिव होने जा रहा है तो उसका सहयोग कीजिए। और जहाँ तक आचरण और संस्कार की ये बात कर रहे हैं तो मैं तो अभी थोड़ा सा आपके चैनल में वो सब टाइटल थोड़ा छोटे अक्षर से लिखा था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया था, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन जो पता जब ये चला ये सपा से आते हैं तब तो और भी आश्चर्यजनक बात नहीं है ये इनके द्वारा ऐसे वक्तव्य निकलना। क्योंकि जिस पार्टी के मुखिया सरेआम स्टेज पर अपने ही पिता को धक्का दे रहे हो, वो आचरण की बात करेंगे, वो अलग मसला है, वो अलग मसला है ऋषभ जी, वो अलग मसला है। मुद्दे पे बात करते हैं। अच्छा, मुद्दे पे बात करते हैं ऋषभ जी। मेरा एक सवाल और भी है आपसे, ठीक है ऋषभ जी, मेरा सवाल एक और भी है आपसे। देखिए, आपने जनसंख्या नीति की जो बात कही है कि जनसंख्या नियंत्रण में होनी चाहिए, संसाधनों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो जनसंख्या अगर नियंत्रण में रहेगी तो संसाधनों का इस्तेमाल भी सही तरीके से होगा। और कोरोना काल में बाकायदा देखा भी गया, शायद वहां से सबक भी मिल गया है और इसी बाबत ये एक नीति बनाने की कोशिश भी की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अच्छी नीति है। मेरा मानना यह है कि ये जनसंख्या नियंत्रण अगर जरूरी है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों, पूरे देश में ही इसकी जरूरत है। तो क्या केंद्र सरकार को इस नीति में कोई कमी नजर आती है क्या, कि केंद्र की तरफ से बाकायदा इस बाबत कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, बात नहीं की जा रही है? संसद में भी मसला फंसा ही रहता है, वहां से भी कोई ग्रीन सिग्नल मिलने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? और देखिए, केंद्र की नीति स्पष्ट है, केंद्र हर उस नीति के साथ है जिससे अंत्योदय सोच के साथ विकास है। दूसरी बात, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि ये केंद्र से अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही, धीरे धीरे हर वो काम होगा जो देश के भला के लिए हो, जो तो क्या उत्तर प्रदेश की तरफ से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? माहौल की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, माहौल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम चुनाव के लिए, मैं आपको फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा, चुनाव के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। एक एक स्टेप करके विकास के कार्य किए जा रहे हैं। ये चौथा साल के बाद अगर ये कार्य आया है तो ये इस ड्यूरेशन को कतई रूप से ना देखे कि चुनाव है। अगर चुनाव के लिए ही हम राजनीति करते तो नोटबंदी जैसे कठोर कदम हम नहीं उठाते, चुनाव के लिए ही राजनीति करते तो बहुत से ऐसे कड़े कदम हमने लिए हैं जो हम वो नहीं लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के विकास की बात करने के लिए राजनीति करती है, विकास करने के लिए राजनीति करती है।
हम सत्ता में रहे या ना रहे, लोगों के बीच विकास पहुंचना चाहिए। इस रूप से हम हमेशा पॉलिसी लेकर आते हैं। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, देखिए एक बात तो यहाँ पे ऋषभ जी की माननी पड़ेगी। देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है, नीति बनाने की बात की गई है, ड्राफ्ट तैयार करने की बात की गई है, वो विधानसभा चुनाव से संबंधित नहीं है। देखिए उनको भी पता है कि बाकायदा एक खास समुदाय को लेकर उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो नीति ला रहे हैं क्या वो खास समुदाय को देखते हुए ला रहे हैं, और इस बाबत उनको भी पता है कि अगर ये नीति लाते तो कहीं ना कहीं जो कि मुस्लिम जो धर्म गुरु है वो अभी भी नाराज है, तो एक तबका उनसे नाराज भी हो सकता है और इसका भुगतान उन्हें विधानसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। लेकिन इस चीज को उन्होंने दरकिनार कर दिया और ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही है। तो सियासत से आप इतना क्यों जोड़कर देख रहे हैं जनसंख्या नीति को? मैडम आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं उनकी बात का, ऋषभ जी की बात का जवाब दे दूं। हाँ। बेचारे सज्जन आदमी हैं और मुझे लगता है जब सच जो होता है वो अपने आप मुंह से निकल जाता है, चाहे कोई बोलना चाहे या ना बोलना चाहे। जब आपने इनसे पूछा कि बिहार में कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि जहाँ जैसा समीकरण होगा उसी हिसाब से कानून आएगा। अब आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में इतनी भयंकर बीमारी है जनसंख्या, तो उसको कल ही नियंत्रण कर लेना है, लेकिन बिहार में कोई वो बीमारी नहीं है, केंद्र सरकार में कोई बीमारी नहीं है। जब केंद्र सरकार में दोनों हाउस में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो आखिर वहाँ बिल पास क्यों नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए, इसका सवाल का जवाब है इनके पास। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम राजनीति के लिए कोई काम नहीं करते, राजनीति के लिए काम नहीं करते। ये इसलिए कह रहे हैं साहब, इनको पूरी तरह से नौकरशाहों पर विश्वास है कि जो नौकरशाह है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके हर चुनाव में बिल्कुल कहते हैं गोली बंदूक के साथ चुनाव जितवाएगा। तो इनको तो ऐसी कोई चिंता नहीं चुनाव हारेंगे जीतेंगे, इनको पता है कि चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि नौकरशाह इनके साथ। तो इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि जो टाइमिंग है और इनकी मंशा है। आऊंगी आपके पास ऋषभ जी, आपको लास्ट टाइम पे थोड़ा सा टाइम दूंगी। एक बार धर्मेंद्र यादव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, धर्मेंद्र यादव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए ऋषभ जी। नहीं प्लीज मानिए ऋषभ जी, बहुत कम है मेरे पास। उत्तर प्रदेश था, ये वही उत्तर प्रदेश था जो नोएडा के अंदर महिला को सरेआम धमकाया जाता था, वो भी एक IAS महिला को। ये वही उत्तर प्रदेश था जो दादरी के अंदर एक वहाँ के SDO को धमकाया गया था। ये वही उत्तर प्रदेश था जो मुरादनगर के पास गंग नहर में SP को खड़ा करके वर्दी उतरवा दिया। कहीं और पहुंच गए आप लोग, मसले से बिल्कुल हट गए। आप भूल गए उस उत्तर प्रदेश इटावा के SP सिटी रो रहे थे, ऑन कैमरा इन्होंने दिखाया। और मीडिया का जो ANI, मैडम आप मीडिया से आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ANI चैनल को मेरा सवाल ने कौन सी शब्द का मेरे सवाल से तो बिल्कुल ही हट गए धर्मेंद्र यादव जी, मेरे सवाल से तो आप बिल्कुल ही हट गए। मेरा सवाल ये था कि अगर उनका मसला सियासी होता तो जब उन्हें पता है कि एक तबका उनसे नाराज हो सकता है, तो ऐसे समय में वो नीति लाने की बात क्यों करेंगे? आप मोहन भागवत जी का बयान सुना होगा आपने, उसको चलाया भी होगा। मोहन भागवत जी ने क्या बोला था? जब इनको ऐसी बात है कि हमें तबके की बात है तो इनके पास सारी मशीनरी है, तबका संभाल लेंगे 2 मिनट में, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर इनको लोकतांत्रिक तरीका अपनाना हो, आप मुझे बताओ कि जैसे आपने खुद पूछा, इससे मैंने भी पूछा था, विपक्ष से राय मशवरा लेना जरूरी है कि नहीं लोकतंत्र में? मुझे बता दो आप। अगर नहीं जरूरी है तो बोलने चैनल पे जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। आप मेरे थोड़ा सा स्टडी करके आइए, क्या कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ जी और साथ ही धर्मेंद्र जी और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही जा रही है और उस बाबत अभी जनता की राय लेने की बात की जा रही है। देखना यह होगा कि जनता की राय किस तरफ है, इस नीति के पक्ष में या फिर विपक्ष में। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए PN के साथ।